चलिए, भारतीय राजनीति को भी बदलते हुए देखते हैं और दुनिया भर के कानूनों को भी बदलाव के स्वरूप में देखने की कोशिश करते हैं। और खास करके किसान जिन कानूनों का विरोध कर रहे हैं वो विरोध क्यों कर रहे हैं वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले बदलता हुआ भारतीय राजनीति का परिदृश्य 2014 से लेकर 2020 तक भारत में राजनीति जो परिवर्तित हुई है वो बहुत बड़ा परिवर्तन है भारत की राजनीति। और अगर आप सारे डॉट्स कनेक्ट करेंगे, अभी फार्म लॉज को देखेंगे, देखिए आपको कृषि कानूनों को भी ध्यान में रखना है, आपको चुनाव प्रक्रिया को भी ध्यान में रखना है, सुप्रीम कोर्ट को भी ध्यान में रखना है, और पिछले 2014 से 2020 तक देश में जो गतिविधियां चल रही है उनको भी ध्यान में रखिए, और इलेक्शन के बिहेवियर को भी ध्यान में रखिए। तो आप इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो भारत में राजनीति बदलती हुई सी दिखती है। और इस राजनीति को डेमोक्रेसी कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता है, या इसको प्लूटोक्रेसी कहेंगे। जब धनपति लोग, बड़े कॉरपोरेट राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं या राजनीति को प्रभावित करने लगते हैं तो ये इस प्रकार का प्रभाव कहलाता है प्लूटोक्रेसी, क्रोनी कैपिटलिज्म। इस प्रकार के बहुत गिने चुने पैसे वाले लोग, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं, बहुत थोड़े से लोग पैसे वाले, यानी 4 या 5 लोग ज्यादा मात्रा में होते हैं तो उसको क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं कहा जाता। क्रोनी कैपिटलिज्म वर्ड तब यूज किया जाता है जब 3 या 4 लोग मुश्किल से उसमें दखल रखते हो, जैसा ट्रंप के समय में देखने में आया था। ट्रंप के समय में अमेरिका में जैसा देखने को मिला था, तो अमेरिका ने तो जुआ उतार करके फेंक दिया 4 साल में। वहां के लोगों को लग गया कि इससे डेमोक्रेसी को बहुत नुकसान पहुंचा है। तो हम वो चीज समझने की कोशिश करते हैं। रशिया उससे जूझ रहा है। रशिया की पूरी इकोनॉमी 20 से 25 लोगों के हाथों में है। पूरी जीडीपी, पूरा इकोनॉमी उन्हीं पर निर्भर करता है, वही कंपनियां। व्लादिमीर पुतिन जो है वो पॉलिटिशियन नहीं थे। हमारे यहाँ जैसे इंटेलिजेंस एजेंसी है अमेरिका में जैसे है, वैसी इंटेलिजेंस एजेंसी के आदमी थे और वो राजनीति में आ गए। तो मिखाइल गोर्बाचेव तक आप देखोगे, गोर्बाचेव जो था वो एक तरह का अंतिम ऐसा राजनेता था। इसके बाद विक्टन हो गया, बोरिस येल्त्सिन आए, निकिता क्रुश्चेव उससे पहले। तो ये जो लोग थे ये साम्यवादी मानसिकता के थे और कम्युनिस्ट कहलाते थे, और ये दूसरा ध्रुव था और जिसको हम शीत युद्ध कहते थे, कोल्ड वॉर कहते थे। तो अमेरिका कैपिटलिज्म का प्रतीक था और ये कम्युनिज्म के प्रतीक थे। इस वजह से उसकी चाइना से भी नहीं बनती थी क्योंकि वो भारत का साथ देता था। वो रशिया बिल्कुल अलग था। लेकिन जब हम पुतिन को देखते हैं तो पुतिन के समय का रशिया चाइना के बहुत नजदीक जाता चला गया। और चाइना ये बात जानता था, डेन जाओपिंग जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत की अमेरिका में, वो इस बात को जानते थे कि एक ना एक दिन रशिया कैपिटलिस्ट लोगों के हाथ में चला जाएगा, पूंजीपति लोगों के हाथ में चला जाएगा। तो जब पूंजीपति या लोगों के हाथ में जब किसी देश की बागडोर जाती है तो आइडियोलॉजी बहुत पीछे छूट जाती है, विचारधारा के आधार पर कंट्री नहीं चलता फिर। तो रशिया विचारधारा के आधार पर चलने वाला देश नहीं बचा। इस वजह से वो चीन के बहुत नजदीक चला गया। जबकि उस समय में 2 ध्रुव जब थे, अमेरिका और रशिया, तब चाइना का प्रभुत्व इतना नहीं था। लेकिन चाइना ने अपना प्रभाव इस तरह से जमाया कि आज वो चाइना की गोद में जाके बैठ गया रशिया, और उसका एक पार्ट बन के रह गया। और चाइना जो चाहता है वही करता है रशिया। ये व्लादिमीर पुतिन ने किया। व्लादिमीर पुतिन ने अपने सारे विरोधियों को समाप्त करने के लिए कि कहीं डेमोक्रेसी ना आ जाए, कहीं कोई नया नेता उभर करके ना आ जाए, यहां कहीं फिर से साम्यवाद ना आ जाए, इस डर से चाइना का समर्थन किया अपने आप को बचाने के लिए। उसने 15-20 लोगों के हाथों में पूरा रशिया दे दिया। निर्णय वो करता रहा, फायदा उन 15-20 कैपिटलिस्ट लोगों को मिलता रहा।
और आज रशिया पूरा चौपट हो गया। चौपट हो गया मतलब चीन का एक इशारे पे काम करने वाला देश बन गया। ये स्थिति आ जाती है जब क्रोनी लोगों के पास में जाती है। तो हम कहीं उसी दिशा में तो नहीं बढ़ रहे, क्योंकि अगर आप भारत की राजनीति को देखोगे तो भारत की राजनीति में जो धन की जो एंट्री होती थी, पैसे की जो एंट्री होती थी राजनीति में, चुनाव प्रचार के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज धन को इस्तेमाल करती थी, वो बहुत गंदा तरीका था। पहले वाला तरीका भी गंदा था। मैं अभी के तरीके जो मोदी ने चेंज किए हैं उस पर भी बात करूंगा। पहले के तरीके में जो ठेकेदार होते थे, जो माफिया होते थे, जो डॉन होते थे, वो पैसा लगाते थे और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देते थे। आपने देखा क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो पनपे थे, आपने वीपी सिंह की सरकार देखी, चंद्रशेखर की सरकार देखी, इंद्र कुमार गुजराल की सरकार देखी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार देखी, तब आपने देखा होगा तेलुगु देशम के चंद्रबाबू नायडू का बहुत प्रभाव है, लालू यादव का बहुत प्रभाव है, यूपी के समाजवादी पार्टी का बहुत प्रभाव है। तो सारे क्षेत्रीय दलों का प्रभाव इतना ज्यादा क्यों होता था? इसलिए होता था क्योंकि जो छोटे छोटे शहर हैं, छोटी छोटी जगह हैं, वहां पर कोई न कोई गुंडा तत्व है, माफिया है, डॉन है, बहुत सारे तरह के लोग होते थे जो चंदा देते थे पॉलिटिकल पार्टीज को और अपने आप को एक तरह से गुंडागर्दी का सर्टिफिकेट ले लेते थे। पुलिस उनको पकड़ती नहीं थी, उनके अपराध जारी रहते थे। जंगलों में कटाई का काम हो तो भी वही ठेकेदार करते थे, शराब ठेकेदार भी वही थे, अपराध में लिप्त लोग थे, पैसा कमाने के बहुत सारे माध्यम थे उनके पास, तस्करी, स्मगलिंग। इसके अलावा भी जो फैक्ट्री चलाते थे, उद्योगपति थे, वो भी पैसा देते थे। तो कई तरह का पैसा आता था रीजनल पार्टीज के पास में, नेशनल पार्टीज के पास भी आता था, बीएसपी के पास भी आता था, कांग्रेस के पास भी आता था, बीजेपी के पास भी आता था। चंदा ऐसे ही लोग देते थे, बड़े व्यापारी देते थे। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड जब से आए हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड में आप करोड़ों रुपया का चंदा दे सकते हैं। देशी आदमी भी दे सकता है, विदेशी आदमी भी दे सकता है। 2014 में जो ये सरकार आई, अभी तक कोएलिशन गवर्नमेंट थी। इससे पहले मैं पहला आर्टिकल आपको वही बताने वाला हूं आज का। तो कोएलिशन गवर्नमेंट्स जो थी वो छोटे छोटे चंदों से चलने वाली गवर्नमेंट थी। लेकिन 2014 में जो ये सरकार आई, इसका स्वरूप अलग था। ये इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के इन्होंने सरकार बनाई और ये इलेक्टोरल बॉन्ड करोड़ों में जा सकते थे, अरबों में जा सकते थे। कोई भी जाकर के एसबीआई में जाकर के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता था और फिर वो कांग्रेस या बीजेपी किसी में भी वो जाकर के जमा करा सकता था। तो आपने देखा होगा 95% जो चंदा 2014 के बाद आया, टोटल जो बॉन्ड्स आए, उन बॉन्ड्स में 95% बीजेपी को गए। केवल 5% बॉन्ड्स जो हैं वो अदर पार्टीज को हैं। 90% से ज्यादा बॉन्ड्स किसके पास हैं? बीजेपी के पास। इसका मतलब जो भी करोड़ों अरबों में चंदा आया और जिसका नाम डिस्क्लोज करना आवश्यक नहीं है और जो आरटीआई में भी नहीं आता, इतना ओपेक सिस्टम है चंदा प्राप्त करने का। तो इसका मतलब निश्चित रूप से ये 2 या 3 अडानी और अंबानी, यही लोग चंदा दे रहे हैं और इन्हीं के लिए व्यवस्था लाई गई। तो जिस राजनीति में छोटी छोटी कंपनियां थी, आंध्र प्रदेश की कंपनियां सिविल एविएशन में भी काम कर रही थी, रोड में भी काम कर रही थी, पूरे देश में काम कर रही थी। आंध्र प्रदेश में इतनी सारी कंपनियां थी जो सब तेलुगु देशम पार्टी को चंदा देती थी और वही तेलुगु देशम पार्टी जो है वो केंद्र की सरकार बनाया करती थी। इसका मतलब केंद्र में दखल किनका था? उन छोटी छोटी पार्टियों का था और उन पार्टियों को चंदा देने वालों का था। तो जहां बहुत सारे लोग निर्धारित करते थे भारत की राजनीति को, तो गुंडागर्दी में भी एक तरह से डेमोक्रेसी थी। एक गुंडा, एक कंपनी, एक ब्यूरो, एक टॉप कैपिटलिस्ट नहीं था, तमाम तरह के लोग थे। वो सब खत्म हो गया। अब कौन आ गया बीच में? एकदम से 3 या 4 लोग आ गए। अब ये 3 या 4 लोग जब करोड़ों अरबों रुपए का चंदा दे रहे हैं तो इसके पीछे इनका कुछ न कुछ स्वार्थ होगा। तो आप कृषि कानूनों को समझ सकते हो कि कृषि कानून जो है
उनके हित में बनवाना एक तरह से उस चंदे को लौटाना हुआ, एहसान को चुकाना हुआ। तभी तो सेंटर इतना पावरफुल हुआ। और सेंटर की जो राजनीति है वो आप देखते हो कि राज्यों को कुछ नहीं समझते। आज देखिए ममता बनर्जी के यहाँ पर आईएएस आईपीएस को लेकर के कैसा झगड़ा हो रहा है। चीफ सेक्रेटरी को और उन आईपीएस को तलब किया गया है कि आप आइए यहाँ पे, होम सेक्रेटरी बुला रहे हैं, आप आइए यहाँ जवाब दीजिए। उनको मालूम है बंद कमरे में बिठा करके वो डांट लगाएंगे, उन सीनियर तो है ही, वो डांट लगाएंगे कि तुम चीफ मिनिस्टर के कहने पे काम कर रहे हो। तो सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप वाला जीएसटी लिया है। जीएसटी में अभी जैसे पेंडेमिक आया तो राज्यों के पास स्वतंत्रता थी ना कि वो चाहे जितने टैक्स लगा देते अपने नागरिकों पे, और अभी पेंडेमिक से लड़ाई लड़ लेते। लेकिन केंद्र की इजाजत लेनी पड़ेगी, या यूं कहें कि केंद्र ही जो है वो बंटवारा करेगा। तो सेंटर फिर यहां पर, यानी आप टैक्स लगा सकते नहीं, राज्यों में अपने हिसाब से निर्णय ले नहीं सकते, और आपके ऊपर राज्य केंद्र की राजनीति आपके ऊपर डिपेंड नहीं करती। यानी कि बीजेपी को फुल सपोर्ट है, या यूं कहें कि पूर्ण बहुमत है, कोएलिशन गवर्नमेंट है नहीं, तो आप गिरा नहीं सकते गवर्नमेंट को। और सारा जो खेल था ये पॉलिटिकल पार्टीज बहुत अच्छे तरीके से जानती थी, खास करके बीजेपी अच्छी तरह से जानती थी कि अगर चंदा छोटे छोटे बहुत सारे लोगों से लिया तो फिर वो ब्लैकमेल करेंगे, या उनसे जुड़ी हुई पार्टी जो है वो सपोर्ट मांगेगी, तो क्यों ना 2 या 3 लोगों से ही सारा चंदा ले लिया जाए और सब कुछ सिस्टम को ओपेक कर दिया जाए। रंजन गोगोई के पास में जब ये बात पहुंची, लोगों ने कहा कि ये ओपेक सिस्टम नहीं होना चाहिए चंदे का, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का, तो उन्होंने कहा एसबीआई और सबसे हम एक बंद लिफाफे में जानकारी मांगते हैं कि क्या है। फिर उसके बाद वो बंद लिफाफे में जब से जानकारी मांगी है 4 साल पहले, आज तक वो लिफाफा खुला नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर कोई डिसीजन भी नहीं दिया, और बंद लिफाफा करके वो आदमी जाकर के राज्यसभा का सदस्य बन गया, और वो लिफाफा आज तक नहीं खुला। उस बंद लिफाफे में क्या जानकारी दी गई थी किसी को नहीं पता। उसने कहा था आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में जो जानकारी हमको देंगे वो बंद लिफाफे में लाके मुझे दें, यानी कि मीडिया को भी पता नहीं चलनी चाहिए और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो चलो चीफ जस्टिस को बंद लिफाफे में कोई जानकारी दे दी, तो चीफ जस्टिस को फैसला लेना चाहिए ना, 1 साल बाद लेना चाहिए, 2 साल बाद लेना चाहिए। उस बंद लिफाफे का क्या हुआ कोई पता नहीं है। ये उस बंद लिफाफे से ही सारा झंझट समझ में आएगा आपको। तो सुप्रीम कोर्ट का रोल भी समझ में आ गया आपको, चंदे का रोल समझ में आ गया, कैपिटलिस्ट जो लोग हैं उनका रोल समझ में आ गया, सरकार का रोल समझ में आ गया, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप समझ में आ गई। तो फिर डेमोक्रेसी कहां है? इसीलिए कृषि कानून बनाते समय में उनके हित में कृषि कानून बनाए गए, उन्हीं क्रोनी कैपिटलिस्ट के हित में, इंटरेस्ट में कृषि कानून बनाए गए, और किसानों से पूछा तक नहीं गया कि तुम्हारे लिए हम कानून बना रहे हैं। वो स्वीकार भी किया सरकार ने कि हम स्वीकार करते हैं कि हमने किसानों से ये गलती हुई, हमसे, हमको किसानों से पूछना चाहिए था। आपने तो पूछ लिया उनसे जिनको शोषण करना है। एमएसपी के लिए जो मैंने आपको सोशल मीडिया पे भेजा, उसमें आपने देखा होगा कि सरकार पिता और माँ की तरह होती है, सरकार बल्कि माँ की तरह होती है, और आप पड़ोस के व्यापारी को अपने बच्चे छोड़ करके देने जा रहे हैं कि आपके यहाँ ये काम करेंगे और आप इनको खाना पीना देते रहना। तो पड़ोस का जो बनिया है, जो दुकान लगाए हुए है, उसके पास अगर बच्चे छोड़ के जाओगे, बोले नहीं ये भी ख्याल रखेंगे, हम यहीं से तो सामान लाते हैं। लेकिन माँ जिस तरह का ख्याल रखती है और बच्चा गिर जाता है तो उसे पूछती है बेटा तेरे को चोट तो नहीं आई है, या वो जिस तरह से खाने का ख्याल रखते कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, ऐसा वो व्यापारी पूछेगा क्या? आप कह रहे हैं नहीं ये कर देंगे, तो जो ख्याल सरकार रख सकती है एमएसपी के माध्यम से और अन्य माध्यमों से, वो व्यापारी या ट्रेडर्स वो ख्याल क्यों रखेंगे? बिजनेस करने के लिए आए या वो किसानों का ख्याल रखने के लिए आए? वो अपना मुनाफा देखेंगे कि किसानों का ख्याल रखेंगे? ये तो सोचना पड़ेगा। आप कमाल है, मतलब दोनों चीजों को जोड़ रहे हो कि जो माँ है वही पड़ोस का बनिया है, दोनों में अंतर ही क्या है? वो भी सबको बेचता है और खिलाता है,
होटल पे खाना खाना और घर पे खाना खाना, बोला आप घर पे भी खाना खाते हो, थाली में खाते हो, या होटल में भी थाली में खाना दे रहे हैं आपको। लेकिन होटल में खाना खाना और घर पे खाना खाने में कितना अंतर है, आप समझ सकते हैं। उसमें क्या सोच समझ के खाना पड़ता है होटल में, कि बिल कितना आएगा उस हिसाब से खाना पड़ता है, क्योंकि आपको बिल भी चुकाना है। जितना खाओगे उसका बिल चुकाया जाएगा, जो भी खाओगे उसको काउंट किया जाएगा। अगर आपने पापड़ लिया है तो 5 रुपए 10 रुपए एक्स्ट्रा जोड़ देगा। घर पे आप एक के बजाय 2 पापड़ खा सकते हो, वहां पर बिल में 10 रुपए और बढ़ जाएंगे, जीएसटी भी बढ़ जाएगा। आपको लगता है एक सलाद जो आपने मंगाया था, सलाद जो आप खाते हो वो 1 प्लेट मंगाया था, अब आपकी और इच्छा है 1 गिलास छाछ पी ली, 1 गिलास छाछ और पीना है। आप वहां कर सकते हो होटल में उस तरह से? उस तरह से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहां हर चीज का पैसा जोड़ा जाता है, हर चीज को काउंट किया जाता है। यही प्राइवेटाइजेशन होता है। यही चीज एयरपोर्ट पे देखने को मिलेगी, यही चीज रेलवे स्टेशन को जब प्राइवेटाइज किया जाएगा तब देखने को मिलेगी। कि रेलवे स्टेशन जब प्राइवेटाइज हो जाएगा तो आप 5 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट लेकर के कैसे घूम आते थे कि अपने साथी को किसी को छोड़ आते थे, और 20 रुपए में 10 रुपए 10 से 20 रुपए में अलग अलग तरह की वाटर बोतल आपको मिल जाती थी। अब सिनेमा हॉल में आप जाते हो तो कितनी छोटी वाटर बोतल होती है, उससे 2 आदमी पानी नहीं पी सकते, वो 40-50 रुपए ले लेता है। और स्टेशन पे 3-4 लोगों की प्यास बुझ जाती थी और 15 रुपए लेता था। अब आपका वो जो सिनेमा हॉल में जो आप वहां लेते हो मल्टीप्लेक्स में, वैसे 40 रुपए वाली बोतल मिलेगी या 50 रुपए की, और से 2 ही लोग पानी पी पाएंगे। ये अंतर हो जाएगा। अब आप कहोगे क्या फर्क पड़ता है? फर्क बहुत पड़ता है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स में केवल एक क्लास के लोग ही जाते हैं, या यूं कहें कि जिनके पास पैसा ज्यादा होता है, या कभी कभी जाते हैं, जबकि स्टेशन पर बार बार जाना होता है। तो ये होती है पूंजीवाद की मानसिकता। तो भारत जैसे देश के लिए जहां सरल हृदय के लोग हैं, सीधे लोग हैं, गरीब लोग हैं, और जो अलग तरह का जीवन जीने के आदी हैं, बिल्कुल साधारण जीवन जीने के आदी हैं, उनके हिसाब से आप ये सब काम करोगे तो देखिए, अंग्रेज बहुत अच्छी तरह से जानते थे इस चीज को, समझिए। अंग्रेज जब आए भारत में तो उन्होंने भारत को जो नजदीक से देखा, चाहे यहाँ का टाउन कंट्री प्लानिंग हो, चाहे यहाँ की व्यवस्था हो, रेगुलेटिंग एक्ट से आप कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट देखते हैं, और तरह तरह के एक्ट बनाए अंग्रेजों ने। यूरोप में, खास करके ब्रिटेन में, कोई भी कानून लिखित में नहीं बनाया जाता, लेकिन भारत के लिए उन्होंने कानून लिखे और डिटेल में लिखे। 1838 में जो लिखा, 1880 में जो लिखा, आईपीसी 97% झोंका त्यों है, 3% हमने अमेंडमेंट किया है बस। सीआरपीसी 150 साल से वैसा ही है लगभग। क्यों परिवर्तन नहीं आया? इसलिए नहीं आया क्योंकि उन्होंने भारतीयों को सोच समझ करके लिखा था। ब्रिटेन के खुद के अपने कानून लिखे हुए नहीं है। क्यों? क्योंकि साक्षरता ठीक है और सब लोग कानून को समझते हैं और सेल्फ डिसिप्लिन से चलते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन और ऑटो डिसिप्लिन होने की वजह से वहां समस्या ही नहीं खड़ी नहीं होती। उनको लगता ही नहीं कि ये कानून लिखा हुआ होना चाहिए, या वो जानते हैं कि सभी लोग जानते हैं। लेकिन हमारे लिए उन लोगों ने कानून लिखे और उनको मालूम था कि ये लोग नहीं समझ पाएंगे और इनको दिक्कत आएगी, इसलिए उन्होंने कानून लिखे और हमको दिए, और आज हम उनके हिसाब से काम चला रहे हैं। क्यों नहीं बदल देते हम एक झटके में? उनको कोलैप्स हो जाएगी हमारी व्यवस्था। 1880 का, 1870 का, 1860 का मैकॉले के लिखे हुए कानूनों को आप बदल दो, आप कोलैप्स हो जाओगे। एक ही दिन में खत्म हो जाएगा देश, केओस हो जाएगा, अराजकता आ जाएगी। यहां बदल के देखिए आप कानूनों को, खत्म करके देखिए आईपीसी सीआरपीसी को, 24 घंटे में खत्म ये देश।
उसके ऊपर टिका हुआ है हमारा देश, कानून व्यवस्था पे, लॉ एंड ऑर्डर पे। हमारे थाने टिके हुए हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी उसके ऊपर टिकी हुई है, पुलिस और सिविल दोनों। हमारी नागरिक सेवाएं सारी की सारी वही तो है, सिविल सर्विसेज। किसके बल पे चल रही है? कानूनों के बल पे चल रही है। वो कानून डिटेल में लिख के देने पड़ते हैं, एक एक क्लियर करना पड़ता है। अंग्रेजों ने सिखाया है कि इन लोगों को लिख के देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जनसंख्या है ये इसी से निर्धारित हो सकती है। यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में कई बार हमको लगता है कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन वो सेल्फ डिसिप्लिन है, तब तक है। वहां केओस होता है तो फिर क्या होता है, आप देख लिया था आपने। वहां पे भी है पुलिस थाने, मतलब, लेकिन वहां न्याय पाना बहुत मुश्किल है। वहां बहुत महंगा न्याय है। वहां ऐसे इतनी आसानी से एफआईआर नहीं लिखी जाती। भारत में जो कानून बनाए गए हैं वो गरीबों की तरफ से बनाए, यही डेमोक्रेसी है। गरीबों की तरफ से बनाए गए हैं, कमजोरों की तरफ से बनाए गए हैं। सारे कानूनों में यह ध्यान रखा गया है, लेकिन इन कृषि कानूनों में किनका ध्यान रखा गया है? ऊपर से ध्यान रखा गया, ऊपर वालों का ध्यान रखा गया है, किसानों को छोड़ दिया गया। पहली बार ये एक ऐसे कानून बने हैं इस देश में जो अमीरों के लिए बनाए गए हैं, गरीबों के लिए नहीं बनाए गए। इससे पहले आप जिस भी कानून को देखोगे, महिला वाला पॉस्को एक्ट वगैरह आप देखो, लड़की की तरफ से बनाया गया। SC ST वाले कानून देखो, कमजोर वर्गों की, दलितों की तरफ से बनाए गए। अपर कास्ट वाले को ताकत नहीं दी है उसमें। अपर कास्ट वाले को ये ताकत नहीं दी है कि अगर उसमें अपर कास्ट वाले को ताकत दे दे कि अपर कास्ट ही तय करेगी कि उसने दलित पर अत्याचार किया कि नहीं किया, वो शपथ पत्र दे करके कहेगा, तो आपको लगता है भारत में एक भी केस दर्ज होगा? कौन अपर कास्ट का? अपर कास्ट की गवाही भी अगर कई लोग गुमराह करते हैं SC ST वाले लोगों को कि देखो तुम केस दर्ज करने जाओगे, तुमको एक गवाह ले जाना पड़ेगा जो सवर्ण होगा, तभी सरकार मानेगी, पुलिस वाले मानेंगे। ऐसा कई लोगों को मैंने बात करते हुए देखा है, जबकि ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। ये गवाह जो है वो अपर कास्ट का होना बहुत जरूरी, क्योंकि अपर कास्ट वाले को लोअर कास्ट वाला क्या कर रहा है? दलित आदमी सवर्ण व्यक्ति को क्या करना जा रहा है? जेल पहुंचाने जा रहा है। उसके लिए किसी सवर्ण व्यक्ति की परमिशन जरूरी है? ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, कहीं नहीं लिखा कानून में। लेकिन लोग गुमराह करते हैं ताकि वो डर जाए, क्योंकि उसको लॉजिक ये समझ में आता ना, गलत लॉजिक लगाया जाता है। उस आदमी को लॉजिक बता करके ये बताया जाता है कि आखिर सवर्ण आदमी को तुम जेल भेज दोगे, तुम भेज दोगे, तुम में इतनी ताकत है, तुम कैसे जेल भेज सकते हो उसको? एक सवर्ण आदमी कम से कम उसका तुम्हारा सपोर्ट करे, तब जाकर के तुम उसको जेल भेजो। कोई आवश्यक नहीं है। तो कानून कमजोरों की तरफ से बने, महिलाओं की तरफ से बने। मैं कई सारे सेलिब्रिटीज को, बहुत बड़े लोगों को तड़पते हुए देखता हूं कि वो लोग बोलते हैं कि क्या कोर्ट में, मतलब हमारी इज्जत, हम यहां तक पहुंचे हैं इज्जत कमा करके, तो क्या हमारी कोई मतलब ही नहीं है? कोई भी लड़की आकर के आरोप लगा देगी कि इन्होंने हमारा यौन शोषण किया, तो क्या कोर्ट और पुलिस ये नहीं देखेगी कि मतलब हम जो है इतने बड़े आदमी बने हैं तो सोच मतलब बहुत मेहनत करके बने होंगे, और हमने इतनी मेहनत की और यहां तक हम पहुंचे, क्या वो लड़की सही हो गई? मतलब हम हमारा कोई मतलब नहीं है। भारत में ये सब है। अमेरिका में कोई लड़की जाए और किसी बड़े आदमी को जेल पहुंचाए, जरा कितने आरोप लगे थे यौन शोषण के ट्रंप के ऊपर, एक भी काम नहीं किया, क्योंकि वहां पैसा बोलता है, पैसे से न्याय खरीदा जाता है। वो कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद है। वहां न्याय पाना आसान नहीं है। आदमी पैसा फेंकता है कोर्ट में, क्या वहां आपके पास पैसा उससे ज्यादा होना चाहिए, आप में पैसा फेंकने की ताकत ज्यादा होनी चाहिए, तो आपको न्याय मिलेगा। ऐसे में ही तो कमाला हैरिस जो थी वो जज बनी है वहां पर, और वहां उसने वहां के सिस्टम को देखा है। कमाला हैरिस जो है वो कोई पीड़ित लोगों की आवाज, तो वो उसकी माँ थी, लेकिन वो तो अभी जिस सिस्टम में काम कर रही है वो अमीरों का सिस्टम है, चाहे वो डेमोक्रेट हो। वो जानते हैं कि न्याय पाना कितना मुश्किल है अमीर आदमी के खिलाफ, किसी प्रभुत्व वाले आदमी के खिलाफ। लेकिन भारत में न्याय पाना आसान है क्या? नहीं, यहाँ पे भी थोड़ा सा स्यूडो है। यहाँ दिखावे के लिए उन कानूनों का प्रयोग उस तरह से किया जाता है। पुलिस इसलिए दर्ज करती है यहाँ क्योंकि बड़े आदमी से उसको पैसा मिलेगा,
तो हमको लगता है हमारे यहाँ की पुलिस बहुत एक्टिव है। वो पैसा खाने के लिए दर्ज करती है। एफआईआर क्यों दर्ज करती है? उसको मालूम है एफआईआर दर्ज करेंगे तो इन्वेस्टिगेशन के लिए जाएंगे, छानबीन के लिए जाएंगे, सामने वाले को चमका के आएंगे, तुम इतने साल के लिए अंदर में जाओगे, क्योंकि कानून बहुत सख्त है। कानून सख्त है, ये चीज किसको बता पाएंगे? अगर दर्ज नहीं करेंगे तो उस आदमी को बता ही नहीं पाएंगे कि कानून सख्त है। और जैसे ही बताया जाएगा कि हमारा पैसा, शुरू हो जाएगा। तो गरीबों और कमजोरों की तरफ से कानून बने होने के कारण इसलिए आपने देखा है कि इसमें जानबूझ करके कोर्ट को और पुलिस को इन्वॉल्व न करके केवल एसडीएम को कर दिया, क्योंकि एसडीएम किसके अंडर में होता है? कलेक्टर के, और कलेक्टर को सीएम बोल देगा या सीएम, पीएम से बात आ जाएगी। कौन आ जाएगा? कलेक्टर और एसडीएम उसी आधार पर निर्णय करते हैं। कलेक्टर और एसडीएम कभी भी कानून के आधार पर निर्णय करते हुए नहीं दिखते। फोन पे निर्णय होते हैं कलेक्टर एसडीएम के, प्रभावशाली व्यक्तियों के प्रभाव में आकर के वो निर्णय करते हैं कलेक्टर एसडीएम। जबकि वो जो कोर्ट होती है हमारी सिविल कोर्ट दूसरी, उसमें किताब के आधार पर होते हैं, वहां फोन नहीं जाते। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को आप देख रहे हैं वहां फोन से ही हो रहा है, लेकिन फिर भी काफी हद तक उन्होंने अपनी इज्जत बचाई है। तो भारत का अंतर आप देख रहे हो कि कृषि कानूनों में एसडीएम को क्यों इन्वॉल्व किया गया, और दूसरे देशों के कानूनों में और हमारे देश के कानूनों में क्यों अंतर रखा जाता है? कमजोरों की तरफ से कानून क्यों बनाए जाते हैं? इसलिए आप देखोगे आरटीआई जो है कमजोर आदमी की तरफ से बना हुआ कानून है। अब हर कानून का दुरुपयोग होता है, ये मत कहिए कि आरटीआई का दुरुपयोग होता है। हर कानून का दुरुपयोग होता है। जब भी कानून कमजोरों की तरफ से बनाए जाते हैं उनके दुरुपयोग होने की संभावना तो रहती है, क्योंकि कुछ लोग उसका फायदा उठाते हैं। एससी एसटी वाले भी कुछ लोग फायदा उठा सकते हैं, महिलाएं भी कुछ महिलाएं फायदा उठा सकती हैं, दुरुपयोग कर सकती हैं। तो आरटीआई का भी दुरुपयोग हो सकता है। तो दुरुपयोग तो किसी का भी हो सकता है। आपके घर में चाकू आप लेके आए सब्जी काटने के लिए, ठीक है, लेकिन किसी ने अपना हाथ काट लिया या पेट में घोंप लिया तो मर गया, आत्महत्या करने की कोशिश की उसने, तो आप कहोगे चाकू नहीं होना चाहिए घर में, फिर सब्जी कैसे काटेंगे? आप परेशान होंगे, सब्जी तोड़ेंगे, फोड़ेंगे पत्थर से, क्या क्या करेंगे? तो चाकू नहीं होना चाहिए ये नहीं कह सकते आप। चाकू का दुरुपयोग हो रहा है तो ये कोई कोई दुरुपयोग तो कोई भी कर सकता है। पूरे भारत में आप प्रतिशत देखिए कि दुरुपयोग कितने लोग कर रहे हैं और सदुपयोग कितने लोग कर रहे हैं चाकू का घरों में। आप अंदाजा लगाइए कितने लोग किचन में लोग पेट में मार लेते हैं और सब्जी नहीं काटते। प्रतिशत निकालिए, अंतर निकालिए। तो महिलाएं कमजोर है तो महिलाओं की तरफ से कानून तो होने चाहिए। दलित कमजोर हैं तो दलित की तरफ से कानून तो होने चाहिए। अब उसमें दुरुपयोग कोई कर लेते हैं तो आप वही उदाहरण लेके बैठ जाओ कि ऐसा उसने किया था। ठीक है, उसने ऐसा किया था, वो गलत किया था, उसको पकड़ो। ऐसे ही आंदोलन में अगर कोई खालिस्तानी घुस आया है और आंदोलन में टुकड़ा टुकड़ा गैंग घुस आया है तो आप उसको पकड़ो, गिरफ्तार करो, अंदर डालो। पर किसान तो अपना आंदोलन करना तो उसका अधिकार है ना। आप आंदोलन को ही बंद कर दोगे कि आंदोलन बंद करो, तुम्हारे इसमें ये घुस आया, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसे तो आप हर चीज को जब ऐसे जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता, फिर तो कोई भी कानून नहीं बन सकता इस देश में, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। हर चीज के साथ में कुछ न कुछ ऐसी चीजें जुड़ी हुई है, पर कानून बनाने पड़ते हैं और सख्त बनाने पड़ते हैं। लेकिन यहां कानून किस तरह से बना है? अमीर आदमी की तरफ से बना है। सारी उसकी सुविधा होगी, यानी वो होर्डिंग कर सकेगा, वो खरीद सकेगा, वो केवल एसडीएम के पास जा सकते हो आप, उधर कोर्ट में नहीं जा सकते। इस तरह के कानून प्रोटेक्ट करने वाले, अमीरों को प्रोटेक्ट करने वाले कानून तो आज तक नहीं बने। ये चीज उनको क्लियर समझ में आ रही है, इसलिए बैठे हैं वो। नहीं तो इतनी भारी बारिश में और इतना ठंड में और इसमें क्यों परेशान होंगे लोग? जीवन मरण का प्रश्न है। राजनीति जाए बाहर में, क्योंकि राजनीतिज्ञों को तो वो आने नहीं दे रहे, कांग्रेस को मंच पे चढ़ने नहीं दे रहे। तो आप कहोगे वो तो कांग्रेस के एजेंट है, ये नहीं है। तो कृषि कानूनों को भी बहुत अच्छे से समझने के लिए आपको ये धरातल समझना बहुत जरूरी है कि भारत की राजनीति इस तरफ गई कैसे, और अब वो सेंटर डिपेंडेंट कैसे हो गई। स्टेट का भी इंपॉर्टेंस कम होता जा रहा है। जीएसटी की वजह से एक आर्थिक रूप से कमजोर हो गया, यानी कि जो आपका फिस्कल फेडरलिज्म था या फाइनेंशियल फेडरलिज्म था वो तो खत्म हो गया।
एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरलिज्म था, वो आपने आईएएस आईपीएस को तलब करके और ये दिखा दिया कि सेंटर जो कहेगा वही आईपीएस कहेंगे, आईएएस कहेंगे, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विसेज है। आईएएस डीओपीटी में आते हैं और वो होम मिनिस्ट्री में आते हैं आईपीएस, तो वही कहेंगे, जो वही करेंगे जो सेंटर कहेगा। तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरलिज्म भी गया काम से। राज्यपाल ऑलरेडी वहां पर दबाव बनाते ही बनाते हैं मुख्यमंत्री के ऊपर, जैसा आपने भगत सिंह कोश्यारी का वहां देखा और इधर धनखड़ वाला देखा वेस्ट बंगाल में, क्योंकि बीजेपी के ही राज्यपाल होते हैं, यानी केंद्र सरकार के होते हैं हमेशा। कांग्रेस भी यही करती थी। तो बीजेपी के ही राज्यपाल हैं, बीजेपी की केंद्र की सरकार है, और राज्य की सरकार अगर बीजेपी की नहीं है तो उसके ऊपर दबाव बनाया जाएगा। तो आपका ये जो फेडरलिज्म है, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव वाली, ये फिर गई। चाहे वो सरकार या कमीशन, पुंछी कमीशन, सब कोई मतलब नहीं रहा उनका। ये चीजें हो गई। अब क्या बचा? लीगल वाला, जुडिशरी वाला, तो वो आप देख ही रहे हो। तो जितने तरह के फेडरलिज्म है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे वो जुडिशियल हो, चाहे वो फिस्कल वाला हो, सारे के सारे फेडरलिज्म जो हैं वो तो खत्म हो गए, डाइल्यूट हो गए। तो राज्यों की ताकत तो खत्म हो गई। अब तो सिर्फ एक पावरफुल सेंटर बचा। और मोदी जो बोल रहे हैं कि एक साथ सब चुनाव हो जाए और इलेक्टोरल रिफॉर्म हो जाए, उसके बाद फिर वो बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि सारे राज्यों में फिर उसी की सरकार होगी जिसकी सेंटर में बन रही है, क्योंकि वो एक माहौल होगा और उसी माहौल में चुनाव कराए जाएंगे। तो बार बार मोदी को और अमित शाह को जो है वो राज्यों में जाकर के प्रचार नहीं करना पड़ेगा। 5 साल में एक एक बार जाएंगे, सभी राज्यों में रैली करेंगे और एक ही साथ सबके चुनाव हो जाएंगे। तो लोकल बॉडीज भी उन्हीं की होगी, स्टेट की गवर्नमेंट भी उन्हीं की होंगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी उन्हीं की होंगी। तो गेम ही खत्म हो गया। ये तो वन नेशन वन पार्टी सिस्टम हो गया, चाइना की तरह। फिर डेमोक्रेसी कहाँ? फिर डेमोक्रेसी खत्म। फिर लोगों की इच्छा मायने रखती कि नहीं? नहीं, कोई इच्छा मायने नहीं रखती आपकी। आप क्या सोचते हो, कोई मायने नहीं रखता। तो ये हम उस तरफ जा रहे हैं, देश उस तरफ जा रहा है कि कुछ 3 या 4 लोग जो पूंजीपति हैं वही निर्धारित करेंगे, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड वाला सिस्टम है। और आपने देखा सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई डिसीजन नहीं दे रहा, पेंडिंग है वो अभी भी। गए लोग सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पूरा का पूरा हाईजेक्ट है, वो करने को तैयार नहीं। पर्यावरण कानूनों का क्या हुआ आपको बता दिया था। एनजीटी की स्थिति देख लीजिए आप, पुरानी स्थिति देख लीजिए। फिर आप कहेंगे कि इससे क्या दिक्कत है, क्या नहीं है, देश तो आगे बढ़ेगा। नहीं, देश तो आगे बढ़ेगा, लेकिन वो माँ की तरह ख्याल नहीं रखेगा। हर चीज को आप पे करना पड़ेगा। घर में जैसे आप माँ से खाना मांगते हैं तो माँ आप खा लेते हो, उसके बाद भी बोलती थोड़ी और ले लो और खा लो। इस टाइप का कुछ होने जाना नहीं है। एक चीज, जो सरकार है उसका स्वरूप माँ वाला नहीं रहेगा, होटल वाला रह जाएगा। आप घर के किचन में नहीं जा रहे, होटल में जा रहे हैं, हर चीज पे करना पड़ेगी। तो फिर क्या, देश का विकास करना हो, दुनिया में अगर प्रतिस्पर्धा करनी है तो हमको वैसा करना ही पड़ेगा। नहीं तो इस देश को तो कई लोगों ने धर्मशाला मान लिया और सब फ्री का खाना चाहते हैं और कोई मेहनत नहीं करना चाहता। हर आदमी मेहनत करे, पे करे, कमाए और फिर करे। तो फिर विकलांगों का क्या होगा, फिर गरीबों का क्या होगा, फिर दलितों का क्या होगा। तो इससे पहले आपको जातिवाद खत्म करना चाहिए, उससे पहले आपको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना चाहिए। महिलाओं को जिस स्थिति में रखा जाता है और जिस तरह का उनके साथ भेदभाव किया जाता है, वो स्थिति में मानसिकता में पहले सुधार लेके आओ, जातिवाद समाप्त करो, इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाओ, फिर आप ये करो। क्योंकि ये जितने भी प्रोविजंस अंग्रेजों ने बनाए हैं, इन प्रोविजंस के पीछे एक मंशा थी, कमजोरों को मदद करने की मंशा। आपके सांसद और आपके मंत्री तो महिला विरोधी और दलित विरोधी बयान देते हैं। इससे तो प्रूव होता है कि आप किस तरह के देश की तरफ ले जा रहे हो। पूरी ताकत आपके पास आ जाएगी तो फिर आप तो उनको सेवा के लिए बोल दोगे, वेदों में तो यही लिखा हुआ है या वहां तो यही लिखा हुआ है कि आप सेवा करो, मनुस्मृति तो यही कह गई है कि आपको सेवा करनी चाहिए और आपको अध्ययन नहीं करना चाहिए। कल एक वो मैं दक्षिण के महाराष्ट्र के एक नेता का बयान पढ़ रहा था कि वो बोल रहे थे कि भारत को खतरा चीन और पाकिस्तान से भी ज्यादा भारत के शिक्षित लोगों से। तो कितना खतरनाक बयान है। भारत के शिक्षित लोगों से खतरा है, मतलब अनपढ़ लोग चाहिए ताकि वो सेवा करते रहें और विरोध न करें।
तो आपका तो सबसे बड़ा विलन फिर डॉक्टर अंबेडकर हो गया, क्योंकि वो तो उस जमाने में शिक्षा की बात करता था, और वही व्यक्ति तो आग लगा गया है एक तरह से शिक्षा की, क्योंकि उसने कहा था शिक्षा शेरनी के दूध की तरह होती है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ये दहाड़ना ही तो पसंद नहीं है आपको, कि वो दहाड़ता क्यों है, उसी से तो भारत बहुत कमजोर होता है। हम बाहर वालों को पता चलता है कि इनके यहाँ कुछ लोग दुखी हैं, क्योंकि वो दहाड़ता है। तो दहाड़ता क्यों है, बोलो शिक्षा के लिए। तो कमजोरी ये नहीं है, यानी कि किसी आदमी को पीड़ा है, बीमार है, उसको पाँव में कष्ट हो रहा है, आप उसके कष्ट और बीमारी को दोष नहीं दे रहे हैं कि ये बीमारी खराब है, उसको ये बीमारी नहीं होनी चाहिए, और बल्कि इस बीमारी का इलाज होना चाहिए, बल्कि वो जो चिल्ला रहा है वो एक आपके लिए समस्या है। मतलब आपको रोग से नफरत नहीं है, आपको रोगी से नफरत है, जो चिकित्सा विज्ञान का बिल्कुल उलट है। चिकित्सा विज्ञान ये कहता है ना कि आप रोगी से नफरत मत करो, रोग से करो। तो आप तो रोग से नफरत नहीं कर रहे, बल्कि रोगी से नफरत कर रहे हैं कि रोगी चिल्लाता क्यों है। अरे भाई उसको कष्ट है इसलिए चिल्लाता है। तो बोले नहीं, चिल्लाना ही देश का अपमान है, आंदोलन करना ही देश का अपमान है, दिल्ली में आकर के धरना देना ही अपमान है, हम कुछ भी बनाए उसको नहीं मानता ये हमारा अपमान है, ये भारत माता का अपमान है, ये देशद्रोह है। अरे भाई तुम जो कर रहे हो वो गलत है ना, तुम जो कर रहे हो वो गलत है, ये अपमान नहीं है, ये अधिकार है। और ये अधिकार शिक्षा के कारण है, जागरूकता के कारण है। उसमें जागरूकता आई वो अब आपके लिए समस्या हो गई कि शिक्षित व्यक्ति है ही क्यों। क्योंकि घर में कोई भी लड़की अपने अधिकार कब मांगती है, जब वो शिक्षित होती है। शिक्षित होती है तो वो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाती है, वो इक्वालिटी की बात करती है। तो कई माता पिता ये कहते हुए सुने जाएंगे कि हमने इसको पढ़ाया ही क्यों, अगर हमने इसको पढ़ाने नहीं भेजा होता, इसको शिक्षित नहीं किया होता, तो इसको समझ में ही नहीं आती, तो आज ये समस्या ही खड़ी नहीं होती। आज ये हमको सिखा रही है। तो फिर वो महिला के कोई अधिकार नहीं है, दलित के कोई अधिकार नहीं है। कमजोर व्यक्ति के अधिकार तभी समझ में आएंगे जब तक पढ़े लिखे किसानों को पेम्पलेट नहीं बांटे गए होते, पंजाबी में ट्रांसलेशन नहीं किया होता एनजीओ के द्वारा। आपको बताया था ना मैंने कि इंग्लिश में कानून बनाया, हिंदी में कानून उसका ट्रांसलेशन है, पंजाबी में तो है नहीं। तो पंजाब के लोगों ने उसका पंजाबी जो एनजीओ है, उन एनजीओ ने उसका ट्रांसलेशन किया पंजाबी में, और ट्रांसलेशन करने के बाद में फिर उसके पेम्पलेट्स बनवाए और पेम्पलेट्स लोगों में बांटे, तो पंजाबी लोगों में जागरूकता आई। स्वतंत्रता संघर्ष का आंदोलन तो अंग्रेजों के हिसाब से तो पढ़े लिखे लोगों ने खड़ा किया था, अनपढ़ लोगों ने तो किया ही नहीं था। गांधी बैरिस्टर थे, कहां से पढ़ के आए थे, इंग्लैंड से ही। तो इंग्लैंड को तो यही लगता होगा ना, ब्रिटेन को, कि हमने इसको पढ़ा के ही गलती की। अगर इसको बैरिस्ट्री नहीं कराई होती लंदन में तो आज ये इतनी बड़ी समस्या नहीं थी। आज इसको ये पता चल गया कि काले लोगों के ऊपर भी अत्याचार होता है तो गलत है, सभी के साथ बराबर होना चाहिए। क्योंकि उसने ब्रिटेन में रह करके देखा ना मेग्ना कार्टा का असर, मेग्ना कार्टा का असर उसने ब्रिटेन में रह करके देखा कि सब लोग बराबर है। तो बराबर क्यों है कि कानूनन बराबर है। अच्छा, कानून ऐसा है कि बराबर है, हाँ, तो महारानी बोले हम सब महारानी की प्रजा है, और महारानी की जो भी प्रजा है, इसलिए गांधी बार बार कहते हैं कि हम महारानी की प्रजा होना चाहते हैं, हम यहाँ वायसराय की नहीं है, हम महारानी की प्रजा है। महारानी की प्रजा मतलब ब्रिटेन में यदि मैं फर्स्ट क्लास में बैठ सकता हूं तो मैं अफ्रीका में भी बैठ सकता हूं, भारत में भी बैठ सकता हूं। गांधी फर्स्ट क्लास में जाके क्यों बैठ गए थे, क्योंकि उनको मालूम है कि मैं ब्रिटेन में, लंदन में फर्स्ट क्लास में घूमता था और मुझे कोई नहीं रोकता था, क्योंकि मैं महारानी की प्रजा हूं। तो वो साउथ अफ्रीका में जाकर के इसीलिए तो लड़ पाए, ऐसे थोड़ी कि वो कभी फर्स्ट क्लास में नहीं बैठे थे। दादा अब्दुल्ला को पहली बार उन्होंने कहा मुझे फर्स्ट क्लास का टिकट चाहिए, उनको मालूम है कि मैं फर्स्ट क्लास में जाता आया हूं, यहां मैं थर्ड क्लास में क्यों जाऊंगा। दादा अब्दुल्ला ने समझाया, देखो हम मुसलमान जो है ना, हमको तो अरब माना जाता, इंडियन नहीं माना जाता, कि हम तो अरब के हैं। और अरब के जो लोग उस जमाने में ऊंट पे चलते थे तो वो व्यापारी होते थे, जो धनी व्यापारी होते थे। हालांकि धनी व्यापारी कम ही होते थे अरब में, अधिकांश लोग जो थे वो बहुत सीधे सरल और ऊंट पे चलने वाले लोग थे। ये तो ऑयल जब आया ना, इंजन जब आए और पेट्रोलियम वहां निकलना शुरू हो गया, तो अचानक से उन्होंने अपने यहाँ तेल के कुएं खोद खोद करके बेचना शुरू कर दिया, तो डॉलर आ गए और अनाप शनाप पैसा आ गया और वो अमीर हो गया। नहीं तो वो सबसे पुराने जमाने की कहानियां सुनिए आप, अली बाबा 40 चोर या बगदाद का चोर और ये, और
वो अगर आप स्टोरी सुनेंगे तो उसमें सब लोग ऊंट पे चलने वाले गरीब लोग हैं, ऊंट लेके घूमते रहते थे रेगिस्तान में, कोई पैसा थोड़ी था उनके पास, कच्चे घर होते थे, पुराने घर देखो आप, पुरानी सभ्यताएं देखो, ये क्या था, बहुत गरीबी में जीवन यापन करने वाले लोग हुआ करते थे। लेकिन अचानक से तेल की अहमियत जब बड़ी दुनिया में इंजन आया, इंजन का आविष्कार हुआ और ऑयल से चलने वाले जब तेल आए तो तेल की जरूरत पड़ने लगी, तो उन्होंने अपनी कुएं खोद खोद करके बेचना शुरू कर दिया। अमेरिका ने वहां सेना रखना शुरू कर दिया। ईरान के साथ पंगा ये था कि ईरानियन रिवॉल्यूशन जब हुआ तो उसका पहला भी जो उसका राजा था वहां का, वो अमेरिका का दोस्त था, और ईरान से जो अमेरिका तेल वेल सब लेता था, गैस वेस सब लेता था, और वो राजा जो था, राजा के खिलाफ जो रिवॉल्यूशन हुई और नई जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हुई वो अमेरिका विरोधी थी, इसलिए ईरान दुश्मन हुआ अमेरिका का। ये सारी कहानी तो सब गेम तो था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का, और कहें कि पूंजीवाद का था। पूंजीवाद से तो सारी लड़ाइयां शुरू हुई हैं। वही चीज जो है आप पूरी दुनिया में देखेंगे तो बदलाव की शुरुआत बंगाल से हुई थी। आप जानते हैं बंगाल में सबसे ज्यादा क्रांतियां हुई थी, चाहे वो मंगल पांडे वाली हो, चाहे वो बैरकपुर की छावनी की जो मंगल पांडे की घटना है, या फिर जितना रेनेसा हुआ है। हिंदू धर्म को चुनौती कहां से मिली थी? बंगाल से मिली थी, राजा राम मोहन राय से मिली थी, स्वामी विवेकानंद से मिले। स्वामी विवेकानंद को हम हिंदू धर्म का पुनरुद्धारक मानते हैं, लेकिन देखा जाए तो हिंदू धर्म को चुनौती उन्होंने ही दी है। स्वामी विवेकानंद ने छुआछूत का विरोध किया है सबसे पहले हिंदू धर्म की कुरीतियों पे, और वो उपनिषदों की तरफ ले गए, वेदांत की तरफ। वेदांत जो है ना साइंटिफिक स्पिरिचुअलिज्म के बहुत नजदीक है। जिस साइंटिफिक टेम्परामेंट की हम बात करते हैं तो वेदांत तो उसके बहुत नजदीक चला जाता है। स्वामी विवेकानंद में और साइंटिफिक टेम्परामेंट में ज्यादा अंतर नहीं है, वो बहुत नजदीक है स्पिरिचुअलिज्म के। वो पोंगापंथी के और जड़ता के और उन चीजों के बहुत खिलाफ है। शिक्षा जहां जहां आई, ज्योतिबा फुले इतना विरोध क्यों कर पाए, उनकी पत्नी क्यों कर पाई? उन्होंने गुलामगिरी पुस्तक लिखी। पेरियार क्यों कर पाए, अंबेडकर क्यों कर पाए? ये जितने भी आंदोलन के आप न्यूज़पेपर जितने भी आप देखते हो, टेम्पलेट छापे जाते थे, संस्थाएं जो बनी थी। भगत सिंह क्यों बने थे? क्योंकि भगत सिंह कॉलेज में पढ़े हुए थे ना, और उन्होंने सब पढ़ा था मार्क्स और डार्विन और वो, ये सब हिंदू धर्म के विरोधी हैं। अरविंदो, सुभाष चंद्र बोस, कोई आदमी बताए? सरदार वल्लभ भाई पटेल एडवोकेट थे, जवाहरलाल नेहरू एडवोकेट थे, उनके पिता एडवोकेट थे, जिन्ना एडवोकेट थे। कौन आदमी है जो पढ़ा लिखा नहीं था? कौन आदमी है जो अंग्रेजी नहीं जानता था? बताइए आप। कोई ऐसा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं है, कोई ऐसा स्वतंत्रता संग्राम में रेनेसा करने वाला आदमी नहीं है जो अंग्रेजी नहीं जानता था, अंग्रेजी के महत्व से। यहां तक कि सर सैयद अहमद खां और जिन्ना अंग्रेजी की वजह से ही है, चाहे वो मुसलमान में हो, चाहे सिख में हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो हिंदू हो। सबके सब लोगों ने उस समय के कुरीतियों पे कटाक्ष किया, अंग्रेजों को हमारे लिए दुश्मन माना, भारत के लिए। बाकी जो लोग धार्मिक थे, आरएसएस धार्मिक था, जितने हिंदू महासभा धार्मिक, ये सब तो अंग्रेजों के पक्ष में थे, अंग्रेजों के साथ रहते थे, बल्कि उनको लगता ही नहीं था कि इनको जाना चाहिए। अंग्रेजों में भी जो लोग हेनरी विवियन डेरोजियो से लेकर के वेडरबर्न और एओ और सारे लोग वही व्यक्ति थे जो भारतीयों को अपने साथ रखना चाहते थे, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की। कांग्रेस के सारे लीडर उस समय में पढ़े लिखे लोग थे, वकील लोग थे। तो पढ़ाई लिखाई तो विद्रोह करती है, पढ़ाई लिखाई को हमेशा डिस्क्रिमिनेशन दिखाई पड़ता है। इसलिए जो हमारे यहाँ देश में जो लोग पढ़ते लिखते नहीं है वो जोर जोर से चिल्लाते हैं कि ये लोग देशद्रोही हैं, ये लोग टुकड़ा टुकड़ा गैंग हैं, ये लोग ऐसे हैं, ये लोग वैसे हैं। या फिर जिसने कभी जिंदगी में पढ़ाई की थी, बीए किया था, एमए किया था, और अब पढ़ाई बंद किए हुए 20-25 साल हो गए, वो भी यही लैंग्वेज बोलने लगता है। आज की तारीख में जो पढ़ता है, आज की तारीख में जो समझता है, आज की तारीख में जो कानून को समझता है, तो सिविल सर्विसेज की तैयारी के समय में मुझे नहीं लगता है कि आप सिलेबस को उस टाइप का बना पाओगे। सिलेबस बनाने वाला ही दकियानुसी हो जाएगा, बल्कि उसकी हालत खराब हो जाएगी। कॉपी चेक करने वाला ऐसा नहीं मिल सकता, इसलिए आपको उसी अप्रोच से लिखना पड़ेगा हमेशा, क्योंकि आप पढ़ते लिखते हो।
पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति तो ऐसा ही करेगा। कई बार क्या होता है कि पढ़ने लिखने के बाद में आदमी का स्वार्थ हावी हो जाता है, तो वो ये तय कर पाता है कि किस प्रकार का काम करने से या किस प्रकार का कानून बनाने से या किस प्रकार का समर्थन देने से या किन लोगों का साथ देने से मुझे आर्थिक लाभ होगा। इस वजह से भी वो अपनी पढ़ाई लिखाई को पीछे कर देता है और उसमें हाँ में हाँ भरने लगता है। तो हमको ये नहीं मान लेना चाहिए कि उसको समझ में नहीं आ रहा, उसको समझ में आ रहा है, लेकिन जानबूझ करके वो अपने इंटरेस्ट में, क्योंकि उसको लाभ हो रहा है, इस वजह से वो वैसा बिहेवियर कर रहा है। कोई मोदी के साथ में है, कोई कृषि कानूनों के फेवर में है और मान लिया जाए वो सरकार में बैठा हुआ है और फेवर कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको नहीं पता कि ये कितना खतरनाक चीज है, लेकिन उसको मालूम है कि मैं मंत्री बनाया गया हूं, मैं इतने महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा दिया गया हूं और मैं इन्हीं व्यक्तियों के द्वारा पहुंचाया गया हूं, और अगर मैंने इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं किया, अगर मैंने इनके काम को सपोर्ट नहीं किया, तो मैं यहां नहीं होऊंगा। इसलिए अपने स्थान को बचाने के लिए वो वहां सपोर्ट करता है, चाहे वो SC/ST का हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो किसान ही क्यों ना हो। एक ही किसान को किसी को मंत्री बना दिया तो एक वो तो इस्तीफा देके चली गई, बादल फैमिली वाली अकाली दल की महिला चली गई ना वो मैडम, इस्तीफा दे। उसको मालूम था कि ये कितना भयंकर बवाल होने वाला है, क्योंकि वो पंजाब से आती है, वो पंजाब की नब्ज को जानते हैं वो, क्योंकि ये जो बनाया गया है इसमें क्या लफड़ा है वो अच्छी तरह से जानते थे कि इसमें किस तरह से फेवर किया है। और ये चीज जैसे जैसे उजागर होगी तो पंजाब के लोग पकड़ के मारेंगे कि तुम तो वहां थे और तुम ये हमारे खिलाफ बनवा रहे थे, तो हम तो विलेन हो जाएंगे, इसलिए वो पहले इस्तीफा देके भाग गई, उसको पता था। तो फार्म लॉज को समझ रहे हैं, मैंने साथ साथ भारत का परिदृश्य समझाने की कोशिश की, और ये सब चीजें एक साथ चलेंगी तो आप 2025 का और 2030 का भारत देख सकते हैं। अगर कट्टर भारत हुआ, डिस्क्रिमिनेशन एकदम चरम पे हुआ, संस्थाएं यदि समाप्त हो गई सुप्रीम कोर्ट जैसी, और ये वो चंदा यदि 2 या 3 लोगों से ही लिया गया, सिस्टम पूरा ओपेक रहा, रीजनल पार्टीज का प्रभुत्व समाप्त कर दिया गया, कोएलिशन गवर्नमेंट भविष्य में नहीं आ पाएगी ऐसी व्यवस्था कर दी गई, एक पार्टी सिस्टम हो गया, एक चुनाव हो गया, और जो जो मोदी चाह रहे हैं घोषणा कर रहे हैं वो सब हो गया, ये सारी चीजें यदि हो गई तो फिर फ्यूचर में कभी भी डेमोक्रेसी नाम की चिड़िया यहाँ कभी नहीं उड़ पाएगी, गरीब आदमी की आवाज कभी नहीं सुन पाएगी। हर चीज का पैसा देना होगा, हर सर्विस का पैसा देना होगा, फ्री में निःशुल्क में कुछ नहीं मिलेगा, और अपने ही देश में हम लोग पराधीन हो जाएंगे और कुछ लोगों के गुलाम हो जाएंगे। बस ये है कि ये गोरे अंग्रेज नहीं होंगे, काले लोग होंगे, हमारे यहाँ के होंगे, लेकिन आय असमानता बहुत ज्यादा होगी, जिनी कोएफिशिएंट बहुत ज्यादा होगा, जो गिनी गुणांक की हम बात करते हैं वो ऑलरेडी बहुत खराब है, हमारा अमेरिका में भी खराब है, मैंने बताया था। और क्यों खराब है, अरब देशों का तो और खराब है, क्योंकि वहां तो बहुत बुरी स्थिति है। तो फिर जिन हम विकसित देशों की बात करते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात करते हैं, मूडीज के हिसाब से बात करते हैं, स्टैंडर्ड एंड पुअर के हिसाब से बात करते हैं कि वहां की रैंकिंग में हम लोग फिसल रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हिसाब से ये हो रहा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल के हिसाब से मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, इन सब चीजों का कोई मूल्य नहीं होगा। तो आपको लगता है कि राष्ट्रवाद वाकई में राष्ट्र के कंसेप्ट के लिए बनाया गया है या कैपिटलिस्ट लोगों को बचाने के लिए राष्ट्रवाद का उपयोग किया गया है? 370 राम मंदिर और ये सब तो ठीक है, लेकिन जिस राष्ट्रवाद की बात की जा रही है वो वाकई में राष्ट्र के लिए है, राष्ट्र के लोगों के लिए है, या 3-4 लोगों को बचाने के लिए राष्ट्रवाद का मुखौटा पहना गया है? लोगों को बताया गया कि देखो राष्ट्रवाद के हिसाब से रहो, राष्ट्रवादी रहो, राष्ट्र का जो है वो नुकसान नहीं होना चाहिए। तो लोग यदि आवाज उठाते हैं उससे राष्ट्र का नुकसान हो रहा है या कुछ पूंजीपतियों का नुकसान हो रहा है? लोगों के आवाज उठाने से राष्ट्र को नुकसान होता है या पूंजीपतियों को नुकसान होता है? ये देखना पड़ेगा, ये अंतर करना पड़ेगा। दुनिया में जब कभी भी पूंजीवाद को और इस प्रकार से आगे बढ़ाया जाता है, सैन्यवाद को आगे बढ़ाया जाता है, बीच में एक राष्ट्रवाद का नमूना पेश किया जाता है कि नेशनलिज्म लेके आइए, राष्ट्र को देखिए, अपने राष्ट्र के लिए आपको ऐसा करना है। तो जियो की सदस्यता हमको लेनी है, अगर जियो की हमको सिम लेनी है, या अगर हम इंटरनेट जियो का यूज करेंगे तो, और जियो नहीं करेंगे तो क्या हम राष्ट्रवादी नहीं होंगे?
क्या हम भारत राष्ट्र के प्रति वफादार नहीं है? या हम अडानी और अंबानी का सम्मान करें और उनके प्रोडक्ट यूज करें और उनको फायदा पहुंचाएं और उनको और अमीर बने, तब हम राष्ट्रवादी होंगे? थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो राष्ट्र में अपने मत का कोई मतलब है या नहीं? देखिए, ये जो चीजें हैं, कुछ लोग आते हैं, जैसे गांधी आए थे, अंबेडकर आए थे, ये कुछ मूल्य स्थापित करके चले जाते हैं। अदरवाइज तो आप कई सारे दुनिया में कई तरह के देश देखते हो कि मैंने पोल पोट का बताया था, वो कंबोडिया का, खमेर रूल्स का राजा था। पोल पोट जैसे शासक आते हैं, कई नरसंहार करते हैं, उसके बावजूद लोग उनको प्रणाम करते हैं। नॉर्थ कोरिया को आप देख रहे हो, कोई रिवॉल्यूशन है क्या? वहां की जनता में कोई सुगबुगाहट है क्या कि हम उखाड़ फेंकेंगे इसको, किम जोंग को, और ऐसा शासक हमको नहीं चाहिए? जनता में बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं होता। शासन जैसा चलाने लगता है वैसे लोग शासित होने लगते हैं। कोई नहीं पूछता, सबको मोदी की डिग्री के बारे में पता है, मोदी के नॉलेज के बारे में पता है, उसके आईक्यू के बारे में पता है, हर आदमी जानता है, अधिकांश पढ़े लिखे लोग जानते हैं। लेकिन कोई आवाज उठाता है? नहीं उठाता है। स्वीकार कर चुके हैं, इनसे बढ़िया और कोई है नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता। तो वो तो पोल पोट को भी स्वीकार कर चुके थे, वो तो किम जोंग को भी कर लेंगे, वो तो अमेरिका में 7 करोड़ वोट वो ले आया, ट्रंप ले आया बाइडेन के अगेंस्ट। बाइडेन की पढ़ाई लिखाई और ट्रंप का नॉलेज दोनों को थोड़ा चेक करके देखो। बाइडेन के नॉलेज को और उसके अवेयरनेस को और उसका राष्ट्र के प्रति, साइंस के प्रति जो सम्मान है, उसने उस फोची को भी ले लिया, डॉक्टर फोची को भी एक्सपर्ट के तौर पे अपने इसमें शामिल कर लिया। वो करता ही नहीं था, किसी को अच्छी तरह से पता था। मैंने एक आर्टिकल और दिया है जिसमें कि इंटेलिजेंस एजेंसी को पता होना चाहिए था। ताइवान की इंटेलिजेंस एजेंसी को पता चल गया है नवंबर में 2019 में। नवंबर 2019 में ताइवान की इंटेलिजेंस एजेंसी को पता चल गया कि वुहान में कुछ लोग बीमार हो रहे हैं और मर रहे हैं। उसने वुहान से फ्लाइट नवंबर में रोक दी। उसके यहाँ 1000 पेशेंट हैं बस आज तक। ताइवान में कितने पेशेंट हैं उसकी जनसंख्या के मुकाबले? केवल 1000 पेशेंट है। 1000 लोगों को कोरोना हुआ, बाकी किसी को नहीं हुआ, रोक लिया गया, मॉर्टेलिटी नहीं है, मरे नहीं है लोग। ताइवान एक अलग टाइप का एग्जाम्पल है। क्या किया उसने संबंध खत्म कर लिया। वुहान से जो भी फ्लाइट आ रही थी, रोज आ रहे थे जा रहे थे लोग, उसने रोक दिया नवंबर 2019 में, क्योंकि उसकी इंटेलिजेंस सर्विस ने उसको खबर दी। इंटेलिजेंस सर्विस ने दिसंबर में अमेरिका के राष्ट्रपति को खबर दी, तो ट्रंप ने मानने से मना कर दिया। ट्रंप ने उस न्यूज को, इंफॉर्मेशन को कहा ये बकवास है, कुछ नहीं है। बोले ये जो पेंडेमिक है या यही जो आप डिजीज है, और वो WHO के बारे में बात करने लगा। WHO बोलेगा तब। WHO चाइना से पूछने लगा नवंबर में, दिसंबर में, भाई ये तुम्हारे यहाँ हो रहा है, ये कोई खतरनाक चीज तो नहीं है? शी जिनपिंग छुपा गया, बोले नहीं कोई खतरनाक नहीं है, कुछ नहीं है, सब कंट्रोल में है और सब ठीक हो रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है। बस यहां गड़बड़ हो गई कि WHO ने जो है विश्वास कर लिया चाइना पे। इसलिए तो बाद में ट्रंप ने चाइना उसको कहा, WHO को, हम आपको एड देना बंद करते हैं, तुम किसी काम के नहीं, तुम्हें नहीं ये सब गड़बड़ की, हम तुम्हारे ऊपर विश्वास कर रहे थे और तुम चाइना पे विश्वास कर रहे थे, और चाइना तुमको धोखा दे रहा, तुम हमको दे रहे थे। और हमने क्या किया? 25 फरवरी को ट्रंप को, 25 फरवरी को हमने ट्रंप को बुलाया, वो अपने साथ 5000 लोगों लेके आया, 500 से 5000 लोग, 500 उसके ये सदस्य और 5000 लोग, और कितने लाख लोगों का जमावड़ा जो है मोटेरा में करवा दिया। इसीलिए आप देखते हो कि अहमदाबाद में सबसे पहला आउटबस्ट था, क्योंकि उस समय में चरम पे था, उस समय चरम सीमा पे पहुंच गया था अमेरिका में इन्फेक्शन। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी क्या कर रही है? तो इंटेलिजेंस एजेंसी को पता होना चाहिए कौन सी महामारी आने वाली है। इंटेलिजेंस सर्विस ये काम करती है, आपकी खुफिया सूचनाएं ये काम करती हैं। नहीं तो खुफिया विभाग है किस लिए? किस लिए होते हैं जासूस?
इसलिए तो होते हैं कि वो पहले से पता लगाते हैं कि क्या आने वाला है। और आप तो निमंत्रित कर रहे हो, वो भी उसका चुनाव, ट्रंप का चुनाव था, वो हमको क्या लेना देना था उस। अमेरिका के चुनाव में कभी भी भारत के प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने इस तरह से इंटरेस्ट ही नहीं लिया। और वो आपके लिए कतई हितकर नहीं है, आपका उसने बिल्कुल भी भला नहीं किया, बल्कि आपके दोस्तों को दुश्मन बना दिया उसने। और खुद जो छूट दे सकता था भारत को, वो एक छूट उसने न दी। उस आदमी का इतना क्या स्वागत करना? ये सारा किसका करा धराया था? ये राष्ट्रवाद है क्या? और आज पूरा देश में फिर लॉकडाउन करना पड़ा, और इतनी इकोनॉमी की हमारे, हम ताइवान की तरह हम भी कर सकते थे, केवल 1 लाख लोग हमारे यहाँ बीमार होते बस। चलो ताइवान हमसे बहुत गुना छोटा है, तो उसके यहाँ 1000 लोग बीमार हो गए, हमारे यहाँ 1 लाख हो जाते, और क्या होता। लेकिन हम 1 करोड़ पहुंचने वाले हैं, वो भी तमाम आंकड़े दबाने के बाद में। 10% आंकड़े बाहर आ रहे हैं, रोज 100 आदमी मर जाते हैं, आप 10 बताते हो। ढेरों लोगों को कोरोना बताया जाता है, मर जाता है, अस्पताल अंतिम संस्कार करता है। अस्पताल वाले अंतिम संस्कार करते हैं, बोले ये डेड बॉडी आपको नहीं दे सकते। तो बोले कोरोना था क्या इनको? बोले नहीं, वो नहीं बता सकते। तो फिर तुम क्यों अंतिम संस्कार कर रहे हो? हमको ही करने दो, घर ले जाके। नहीं, अंतिम संस्कार हम ही करेंगे, और इसको छुओगे नहीं, बॉडी को दूर रहोगे, और वहीं उसका क्रिमेशन कर देते हैं, इलेक्ट्रिक वाला, बाद में अस्थियां देते हैं। तो ये सब ड्रामेबाजी कर रहे हो, तब जाकर के आपके 1 करोड़ है, नहीं तो 10 करोड़ होते हैं, 10 करोड़ पेशेंट होते हैं। तो ये तबाही किसके द्वारा लाई गई है? ये तबाही तो निमंत्रित की गई है, दुर्बुद्धि के कारण, नॉन साइंटिफिक होने के कारण। आप वैज्ञानिक नहीं है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है, रूढ़िवादी दृष्टिकोण है, मूर्खतापूर्ण दृष्टिकोण है, आपको समझ में ही नहीं आता, आपका इंटेलिजेंस फेल्योर है। आप दूर से गंध से पहचान ही नहीं पाते हैं क्या समस्या आने वाली है। बारिश आने से पहले जो है लोग कपड़े हटा लेते हैं अपनी छतों पे, क्योंकि कई लोगों को महसूस होने लगता है कि बारिश आने वाली है। आप बादल को देख के अनुमान नहीं लगा पाते कितनी बारिश होने वाली है। समस्याओं का अंदाजा नहीं है, आप शासक हैं, समस्याओं का अंदाजा ही नहीं होता, जबकि खुलेआम समस्याएं चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं। दूसरे देश जो है वो सब वो कर रहे हैं। ये किसका फेल्योर है? ये पूंजीवाद है, ये राष्ट्रवाद नहीं है, ये कुछ लोगों का सपोर्ट है, ये दुर्बुद्धि है, ये अवैज्ञानिकता है, और हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए सिविल सर्विसेज के लोगों को बहुत सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि आप कानून बनवाते भी और इंप्लीमेंट भी कराते हो, इसलिए आपके प्रश्नों का स्वरूप भी वैसा होगा और वैसा करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके पास डेटा है, आपके पास केस स्टडीज है, आपके पास तरीके हैं। केवल भावनात्मक रूप से नहीं संचालित होते, खास करके राष्ट्र संचालित नहीं होते, देश संचालित नहीं होते। राज्यों का संचालन इस तरह से नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें तमाम लोगों की जान का जोखिम रहता है। आपने ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया है उनको, प्रकृति के भरोसे छोड़ दिया है, जिसको होना है हो जाए। अब लॉकडाउन का कोई असर नहीं है। आपके यहाँ इलेक्शन आते हैं, आपको जब प्रचार करना होता है तब आपके लॉकडाउन नहीं होते, तब सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती, तब मास्क का प्रयोग आवश्यक नहीं होता। बाकी समय में आप फालतू प्रतिबंध लगा देते। मतलब पूरी तरह से अवैज्ञानिक, पूरी तरह से बिना सोच समझ करके किया हुआ मजाक टाइप बना हुआ है, राष्ट्र को मजाक समझा हुआ है। तो ये सब चीजें बड़ी खतरनाक होती हैं। हमारे पास कमजोर विपक्ष है, प्रतिद्वंदी नेता उतने अच्छे नहीं है, उसका फायदा उठाया जा रहा है। तो हम लोगों को समझना चाहिए, खास करके सिविल सर्विसेज के विद्यार्थियों को उत्तर लेखन में आपको समझना पड़ेगा, और ऐसे उत्तर लेखन बनाने पड़ेंगे। उससे पहले मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई है, तो पर मैंने इस बार आज के लेक्चर में आपको ये बताने की कोशिश की है कि ये सब चीजें पैदा क्यों हुई, यहाँ तक क्यों पहुंची, और ऐसी परिस्थितियां क्यों आई। चलिए।